क्या करोगे, बेंजीन को प्रोपीन के साथ ट्रीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, इससे बन जाएगा क्यूमीन। फिर क्यूमीन की ऑक्सीडाइजेशन बहुत ज़रूरी है, इससे बन जाएगा क्यूमीन हाइड्रोक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोक्साइड को जब आप H2SO4 के साथ ट्रीट करोगे तो फिनॉल और एसीटोन की फॉर्मेशन हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह FNS टेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ 12 सितंबर 2025 को डिटेल के साथ कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो एक्सपीरियंस है थोड़ा लेंथी है, तो इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक पार्ट में आज 12 सितंबर को 7 बजे या फिर 6 बजे अपलोड करूंगा, जबकि दूसरा पार्ट आपको 13 सितंबर को मिलेगा। और हाँ, एक बात याद रखिएगा कि सैटरडे और संडे इन दोनों के जितने भी रिक्रूटमेंट सेंटर्स होते हैं वो बंद होते हैं, सो सैटरडे और संडे को टेस्ट नहीं कंडक्ट किए जाते। अब आइए अपने एक्सपीरियंस को स्टार्ट। फर्स्ट MCQ इज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर फाउंड ऑन। सो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको DNA रेप्लिकेशन का पता होना चाहिए। DNA रेप्लिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें DNA अपने जैसा दूसरा DNA यानी अपनी कॉपी बना लेता है। अब DNA में आपको 2 स्ट्रैंड्स मिलते हैं, क्योंकि आपको पता है DNA डबल स्ट्रैंडेड है। मैं सिंपल अल्फाज में कहता हूँ, एक स्ट्रैंड होता है 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम की तरफ, और दूसरा जो स्ट्रैंड होता है वो 3 प्राइम से लेके होता है 5 प्राइम की तरफ, यानी इसकी जो कंपोजिशन है, जिसका डायरेक्शन है, वो अपोजिट होता है। अब वो स्ट्रैंड जो 5 to 3 बनता है, इस पर आके DNA पॉलीमरेज वर्क करता है और इसको कॉन्टिन्यूसली बनाता है। सो वो स्ट्रैंड जो 5 से 3 की तरफ बनता है, इसको हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। जबकि दूसरा स्ट्रैंड जो 3 प्राइम से की तरफ से लेके 5 प्राइम की तरफ बनता है, ये डिसकंटिन्यूअसली बनता है और इसको हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और लैगिंग स्ट्रैंड देखिए स्टूडेंट, सपोज करिए ये आपका एक स्ट्रैंड था 5 से लेके 3 की तरफ, ये कॉन्टिन्यूसली इस तरह बनता है। और जो दूसरा स्ट्रैंड बनता 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ, ये इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में बनता है। सो ये जो एक टुकड़ा होता है ना, ये कहलाता है आपका ओकाजाकी फ्रेगमेंट, और ये बनता है आपके लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर। अब अगर सपोज करें आपसे एमसीक्यूज पूछ लिया जाए, दैट द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर जॉइंड बाय, सो इसके लिए जो एंजाइम यूज किया जाता है वो होता है लाइकेज। एमसीक्यू नंबर 2 इज फॉर्मल्डिहाइड इज आल्सो नोन एज। सो फॉर्मल्डिहाइड को हम दूसरा नाम मिथेनॉल कहते हैं। फॉर्मल्डिहाइड इसका आयोपेक नेम है और मिथेनॉल इसको हम कॉमनली कहते हैं। अगर इसके हम फॉर्मूला को लिख ले सो HCHO, ठीक है। इसमें आपको एल्डिहाइड ग्रुप मिलता है, सो दैट्स व्हाई हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये आपका फॉर्मल्डिहाइड। एक्सक्यू नंबर 3 इज फिनोल इज आल्सो कॉल्ड। तो देखिए फिनोल जो है ये इसका आयोपेक नेम है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। और अगर हम फिनोल के कॉमन नेम की बात करें तो वो है कार्बोलिक एसिड। ये फिनोल का कॉमन नेम है। सपोज करें आपसे फिनोल के फार्मूला के बारे में पूछ लिया जाए, तो फिनोल का फार्मूला है C6H5OH। अगर इसकी हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक बेंजीन रिंग होता है, ठीक है, जिसके कार्बन नंबर फर्स्ट पर आपको एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलता है। इन केस ऑफ एनालिन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस किया जाता है एक अमोनिया ग्रुप के साथ। इस तरह बाज़ औक़ात फिनोल के pKa वैल्यू या फिर pH के बारे में पूछ लिया जाता है। सो फिनोल की जो pKa वैल्यू है और 9.9 से लेकर 10 तक। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहती हैं तो उसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन की जाएंगी। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपके 2024 की जो एक्सपीरियंसेस है, आपकी जो पास पेपर्स है, तमाम आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगे। और यहाँ पर मैंने एक सैम्पल ऐड किया हुआ है, ये आपके सेकेंडरी की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है, जो अल्काइल हैलाइड एंड अमाइंस है। इंशाल्लाह इसी तरीके के आपको तमाम एमसीक्यूज मिलेंगे और ये 100% रिकमेंडेड नोट्स है। अगर आप हमारे नोट्स से इंशाल्लाह तैयारी करेंगे तो आपका मेरिट में नेम लाजमी आएगा। सो अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहती हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 032556419495। अब अगर सपोज करें आपको ऑप्शंस में 9.9 नहीं दिया गया, 10 दिया गया, फिर आपने 10 को सेलेक्ट करना है। अदरवाइज अगर आपको 9.9 या फिर 9.8 दिया गया है तो ये भी करेक्ट। इस तरह अगर हम फिनोल की पीएच की बात करें तो 5 से लेके 6 तक है। फिनोल को हम डिफरेंट तरीकों से लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो बेस्ट तरीका है वो है सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, जिसमें आप एक बेंजीन को
आपके H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है, बेंजीन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हो और फिर इसको जो इससे यानी आपका प्रोडक्ट बनेगा उसको आप ट्रीट करोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इससे बन जाता है फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन का फिर क्या करते हैं, एसिडिफिकेशन करते हो, उससे बन जाता है फिनॉल। फोर इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेनली इन्वॉल्व्ड। सो इसके जो फंक्शंस है वो मैंने सेल ऑर्गेनेल्स के वीडियो में आपको डिटेल से बताए थे। यहाँ पर अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेन फंक्शन की बात करें तो वो है लिपिड सिंथेसिस या फिर से हम लिपिड मेटाबॉलिज्म भी कह सकते हैं। सो दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसके अलावा अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इसका मेन काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो वहाँ पर होता है डीएनए की रेप्लिकेशन और एटीपी प्रोडक्शन होती हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर 5 इज हिस्ट्री आर द फॉल्ट्स फाउंड इन। तो यहाँ पर बेहतर तो ये होता कि मैं डायग्राम से लगाता, लेकिन टाइम की कमी की वजह से इतना टाइम होता नहीं है। अगर मैं डायग्राम्स लगाने बैठ जाऊं तो शायद एक्सपीरियंस अपलोड करना फिर मेरे से रह जाएगा। अब आपने माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को पढ़ा होगा, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसका जो इनर मेम्ब्रेन होता है ना वो इस तरीके से फोल्ड होता है। यानी आप कह ले कि ये जो एमसीक्यूज है ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है। अभी जो इनर मेम्ब्रेन ने जो फोल्ड्स बनाए हैं ना, इस तरीके से जो आपको फोल्ड्स मिलते हैं इसको हम नाम देते हैं क्रिस्टी का। और ये जो फोल्ड्स है ये आपको मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होगा, इनर मेम्ब्रेन ने फोल्ड्स बनाए होंगे और एक फोल्ड को हम नाम देते हैं क्रिस्टा का। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती हैं सेलुलर रेस्पिरेशंस, एटीपी की प्रोडक्शन है वो भी होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। इनर मेम्ब्रेन से जो अंदर वाला सपोज करे, ये मैंने कहा कि ये आपका इनर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये जो आपको सेमी लिक्विड स्ट्रक्चर मिलता है ये कहलाता है मैट्रिक्स। नंबर 6 इज कंप्लीट द गिवन सीरीज। सो ये अल्फाबेटिकल सीरीज है। ए को 2 से बाइंड किया गया है, बी को 4 से, सी को 6 से। सो नेक्स्ट अल्फाबेट आ जाएगा डी और डी को आप एल के साथ लिख लेंगे, सो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 7 इज व्हिच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। सो अगर आपने 11 सितंबर का एक्सपीरियंस देखा हो तो उसमें हमने बात की थी एप की, पांडा की, मंकी की, चिंपैंजी की एंड एक और ऑप्शन था मेरे ख्याल से बेबून था। तो उसमें हमने कहा था कि पांडा डिफरेंट है और रीजन ये है कि एक मुख्तलिफ स्पीशी है। अब यहाँ पर अगर हम गिवन ऑप्शन में बात करें, कैंगरू है, गोट है, काऊ है, बफेलो है। तो यहाँ पर आपके जो कैंगरू हैं ये डिफरेंट है। रीजन क्या है? रीजन है इसके पीछे का फूड जो ये लोग खाते हैं। सो कैंगरू आपको पता है कि एक कार्निवोर है, ये गोश्त तो खाता है, जबकि गोट, काऊ एंड बफेलो ये हर्बीवोर से ग्रास को खाता है। इसकी नंबर 8 इज वी सा ब्लैक मून शाइनिंग ब्राइटली। सो आर्टिकल्स तो आई थिंक सो मैं हर वीडियो में आपको समझाता हूँ, लेकिन बास स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस पे न्यू आएंगे। तो आर्टिकल्स बेसिकली आपके 2 टाइप्स के होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल जिसमें एग्जांपल जो है वो द आती है, और इनडेफिनेट आर्टिकल जिसमें आपके आर्टिकल ए और आर्टिकल एन आता है। अब अगर सपोज करें आपको कोई नाउन दिया गया है जो सिंगुलर हो और काउंटेबल हो, वहां पर आप आर्टिकल ए और आर्टिकल एन यूज करते हो। ए तब यूज करोगे जब वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, एन तब यूज करोगे जब वर्ड वोवल यानी ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट हो। आर्टिकल द तब यूज करते हो जहां पर कोई चीज बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो, यूनिक हो। अब यहाँ पर मून की बात हो रही है, आप कहेंगे सर मून नाउन है और काउंटेबल भी है, एक है, लेकिन क्या दुनिया में दूसरा मून है? तो आपका आंसर होगा मैं अर्थ की बात कर रहा हूँ, बकाया प्लैनेट्स की बात नहीं कर। जेट्स यहाँ पर हम आर्टिकल दा का यूज करेंगे। इसके अलावा सन, अर्थ, जितने भी आपको प्लैनेट्स दिए जाए, ओशंस दिए जाए, रिवर्स दिए जाए, वहां पर आप आर्टिकल दा का यूज। क्वेश्चन नंबर 9 इज ही अराइव्ड ब्लैंक द एयरपोर्ट इन टाइम। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर एक प्रीपोजिशन टाइम से पहले लगाया गया जो था इन। तो आप ये अपने माइंड में लगा ले कि टाइम से पहले हम इन प्रीपोजिशन लगाएंगे, चाहे जोन सा भी टाइम है। आई थिंक सो मैंने फोर्स वाले स्टूडेंट्स को एट का यूज बताया था। एट प्रीपोजिशन ऑफ टाइम भी है, प्लेस भी है, राइट भी है, डायरेक्शन भी है, ठीक है। ज्यादातर टाइम पर हम एट यूज कर ले, जिस तरह यहाँ पर एट द एयरपोर्ट। तो देखिए एयरपोर्ट एक स्पेसिफिक लोकेशन है, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पर एट का यूज किया। अब अगर सपोज करें मैं कहता कि हम पार्क में मिलेंगे, सो हम क्या कहते हैं, विल मीट यू एट द पार्क। सो हम इतने मिनट्स में मिलेंगे, इतने घंटों पे मिलेंगे। सो द मीटिंग विल स्टार्ट एट 9 o'clock। सो एट के डिफरेंट यूजेस हैं।
लेकिन ज़्यादातर ये टाइम, प्लेस और इस तरीके से रेट के साथ यूज़ किया। न्यूटन इज विच लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन्स द रिकॉइल ऑफ अ गन। रिकॉइल ऑफ अ गन से मुराद क्या है? जब आप गन को लोड करते हो, फायर करते हो, सो बुलेट आगे को चली जाती है और वो रिवर्स सेक्शन में क्या करती हैं, गन पीछे आ जाती हैं और आपको भी पीछे की तरफ पुश करती है। तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग है। न्यूटन के थर्ड लॉ को पता है कि हर एक्शन जो होता है दुनिया में, जितने भी एक्शंस है, इसके रिएक्शंस आपको लाजमी मिलेंगे। सपोज करें आपने एक बॉल को उठाया, उसको दीवार पर फेंक दिया, सो बॉल आपकी तरफ वापस आता है। इट्स मीन आपने दीवार पर एक्शन किया और दीवार ने आपके ऊपर रिएक्शन किया। सो दैट्स वाई जो गन का रिकॉइल है, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेंगी, और अगर एक बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है, जब तक इस पर बाहर से कोई फोर्स आके नहीं कर। और न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक एफ हमारे पास, यानी जो फोर्स है एम ए के बराबर। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट्स आपको इनर्शिया का पता होना चाहिए। इनर्शिया को हम सिंपल तरीके से ऐसे समझ सकते हैं। सपोज करें यहाँ पर आपको कोई बॉल नजर आ रही है, मैंने कहा ये क्या है, ये एक बॉल। अब आप इस बॉल पर क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। आपने सपोज करें 10 न्यूटन का जो है फोर्स इस पर लगा लिया, लेकिन ये बॉडी अपनी जगह से नहीं है। सो हम कहते हैं कि इस बॉडी ने क्या किया, फोर्स को अपोज किया, फोर्स को अपने ऊपर लगने नहीं दिया। तो उसी को हम नाम देते हैं इनर्शिया का। और इनर्शिया डायरेक्टली डिपेंड करता है मास के ऊपर। अब वो चीज़ें जिस पर इनर्शिया डिपेंड नहीं करता, उसमें बॉडी के तीन चीज़ें, किसके, बॉडी के, उसमें तीन चीज़ें आपको शामिल मिलेंगी। फर्स्ट, शेप ऑफ द बॉडी। सेकंड, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। थर्ड, स्पीड ऑफ द बॉडी। इन तीन चीज़ों पर आपका जो इनर्शिया है ये डिपेंड नहीं करता। डिपेंड करता है तो सिर्फ और सिर्फ मास की। स्क्रीन नंबर 12 इज द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन मैग्नीशियम एंड कार्बन इन ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या है, RMgN2X। मैग्नीशियम आपको सेंट्रल मेटल मिलता है, ये फिक्स्ड होता है। एक्स आपके हेलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हो सकता है। और आर आपका अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर आपका CH3 लग सकता है, CH2 लग सकता है, कुछ भी लग सकता है। अब अगर सपोज करें यहाँ पर मैं लगाता CH3 MgN2Cl, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इग्नाट रिएजेंट होना था। अब यहाँ पर हमने ये बताना है कि जो कार्बन है और मैग्नीशियम है, इसके दरमियान कौन सा बॉन्ड है। तो यहाँ पर आपको जो बॉन्ड मिलता है ये कहलाता है कोइलन। एमसीक्यू नंबर 13 इज व्हेन प्राइमरी अमाइंस आर ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड दे गिव्स। तो प्राइमरी अमाइंस में प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ। अमाइंस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। इसके जनरल फार्मूला क्या है, RnH2, ये इसका जनरल फार्मूला है। और ये आपका प्राइमरी अमाइन नहीं है। प्राइमरी अमाइन क्यों है, क्योंकि इसमें आपको एक अल्काइल ग्रुप मिलता है, या अल्काइल हो सकता है या फिर अराइल हो सकता है। सेकेंडरी अमाइन कौन सा होता है, RnH(R). इस पर डैश आपने लाजमी लगाने हैं, ठीक है। सो ये सेकेंडरी अमाइन होता RnR(R), ये आपका होता है टर्शियरी अमाइन। अब जब आप प्राइमरी अमाइन को मैं एक लिख लूंगा P है, ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन नहीं लिख सकता, इतना टाइम लगता नहीं है। तो आप प्राइमरी अमाइन को नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड क्या है, HNO3, इसके साथ ट्रीट करते हो तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा डाइजोनियम सॉल्ट। अब यहाँ पर अमाइंस के टू टाइप्स है, एक होते हैं एलिफेटिक और एक होते हैं एरोमेटिक। अब अगर आप एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस को ट्रीट कर रहे हो नाइट्रस ऑक्साइड के साथ, नाइट्रस एसिड के साथ सॉरी, और इसके लिए टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड होगा, 0 से लेके 5 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर से भी बनेगा डाइजोनियम साल्ट। ये जो डाइजोनियम साल्ट होगा ये स्टेबल नहीं होगा। अगर आप दूसरे वाले यानी जो एरोमेटिक अमाइन है उसको ट्रीट करते हो तो उससे आपके पास जो डाइजोनियम साल्ट आएगा वो स्टेबल। क्यू नंबर 15 इज व्हिच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक डिफरेंट है एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मीन 6 यहाँ पर डिफरेंट है। रीजन ये एक इवन नंबर है, बकाया ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, दीज आर योर ऑड नंबर्स विच आर डिवाइड ओनली बाय देयर सेल्फ्स। मीन आप 1 को 1 से डिवाइड कर सकते हो, 3 को 3 से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन 6 को देखिए आप 6 से भी डिवाइड कर सकते हो, 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, 3 से भी डिवाइड कर सकते हो। तो दैट्स व्हाई 6 यहाँ पर डिफरेंट। क्यू नंबर 16 इज व्हिच हार्मोन इज रिलीज्ड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ
सो हार्मोन पर हमारे नोट्स में कंप्लीट चैप्टर हैं। तो यहाँ पर अगर आप वो नोट्स बाय करना चाहती हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 0325564149 पर कॉन्टैक्ट कर सकती है, और आप विद इन 8 डेज उससे अच्छी खासी तैयारी भी कर सकती है, बिकॉज जो मैंने नोट्स बनाए हैं दे आर वेरी वेरी सेलेक्टेड, और उसी से आपका पेपर आ रहा है। अब ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ जो हार्मोन रिलीज होता है वो कहलाता है ऑक्सीटोसिन, जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी आपका पता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर हिस्सा है, वहाँ से दो हार्मोन्स निकलते हैं, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को हम चाइल्ड बर्थ हार्मोन या फिर लव हार्मोन भी कहते हैं, और इसके पीछे रीज़न ये है कि ये जब बेबी होता है ना, जब ये सर्विक्स को टच करता है तो कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होती हैं। जब कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होती हैं तो ऑक्सीटोसिन ज़्यादा रिलीज होता है, एंड इट इज़ द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक कैसा है कि जितना बेबी जो है वो सर्विक्स को टच कर रहा है उतने ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, और इसी की वजह से फीमेल को बच्चे को बर्थ देने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। सो अल्लाह ताला की तरफ से है। आप अगर आपके फैमिली में या अगर डॉक्टर या गायनिकोलॉजिस्ट हैं, तो उससे जब आप पूछेंगी तो वो कहेंगी आपको कि हम जब डिलीवरी करते हैं तो वैसे भी लड़कियों को हम ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाते हैं। ये क्यों लगाते हैं? क्योंकि इससे बेबी पैदा होने में आसानी होती है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन ये कार्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है, प्लेसेंटा से रिलीज होता है, एंड इट इज़ द मेन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है? इसी वीडियो के पार्ट नंबर 2 में ये एमसीक्यूज अवेलेबल, इंशाल्लाह वो आपको कल 13 सितंबर को डिटेल्स। एमसीक्यू नंबर 17 इज पीकेए वैल्यू ऑफ फिनॉल। सो आई थिंक सो एमसीक्यूज नंबर 3 था जिसमें हमने फिनॉल का जो पूरा किस्सा है वो सुना दिया है। फिनॉल की जो वैल्यू है वो 9.8 से लेकर 10 तक लाई करती है, और मैंने कंडीशंस बता दी है। इसका जो बेस्ट तरीका है स्टूडेंट्स वो ये है कि अपने बुक्स हटा ले, उसमें जोन सी वैल्यू आपको दी होगी वो अपने रट लेने ही याद कर लें। एमसीक्यू नंबर 18 इज ग्लाइसरॉल इज ऑब्टेन्ड एज अ बाई प्रोडक्ट। तो ग्लाइसरॉल को हम सॉक इंडस्ट्री में एज अ बाई प्रोडक्ट जो है वो गेन करते हैं, हमारे पास एज अ बाई प्रोडक्ट आ जाता है। स्टूडेंट्स अगर आपने मेरे आई थिंक सो या तो 9 सितंबर का एक्सपीरियंस होगा या 10 सितंबर का एक्सपीरियंस होगा, उसमें हमने टॉपिक कवर किया था पार्शियल सिंथेसिस। पार्शियल सिंथेसिस क्या था, या फिर इसे हम सल्फोनिफिकेशन भी कहते हैं। उसमें हमने कहा था जब आप ऑयल को हाइड इसकी आप हाइड्रोलाइसिस करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, सो एक तो इससे बन जाता है सॉप। ठीक है, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप ट्रीट करोगे, टेम्परेचर राउंड अबाउट 55 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है, तो सॉप बन जाता है, प्लस इसमें ग्लाइसरॉल बन जाता है। तो बेसिकली ये उस रिएक्शन की तरफ इशारा है। तो अगर सपोज करें सॉप इंडस्ट्री आपको ऑप्शंस में ना दिया गया हो, सल्फोनिफिकेशन दिया गया हो, या फिर पार्शियल सिंथेसिस दिया गया हो, से ये तीनों चीज़ें एक। एमसीक्यू नंबर 19 इज फिनॉल इज कमर्शियली प्रिपेयर्ड फ्रॉम। सो एक तो मैंने आपको तरीका बता दिया सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन का, और दूसरा अगर आपने कमर्शियली इंडस्ट्रीज के बेस पर बनाना हो तो आप इसे क्यूमीन प्रोसेस से बनाते हो। क्यूमीन प्रोसेस से कैसे बनाओगे? प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। रिएक्शन नहीं लिख रहा स्टूडेंट्स, जस्ट मैं नेम लिखूंगा। इसमें आप एक बेंजीन को पिक करते हो, और इसको आप प्रोपीन से, प्रोपीन नॉट प्रोपेन, एंड द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विच इज AlCl3 इसके साथ ट्रीट करते हो, तो इससे आपके पास बन जाता है क्यूमीन। तो दैट्स वाई से हम क्यूमीन प्रोसेस कहते हैं। फिर क्यूमीन को ऑक्सीडाइज किया जाता है, सो क्यूमीन से बन जाता है क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड। फिर हाइड्रोपर ऑक्साइड जो क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड है, इसको आप ट्रीट करोगे H2SO4 के साथ। ठीक है, सो फिर आपके सामने बन जाएगा फिनॉल, प्लस इसमें जो बाई प्रोडक्ट आता है वो आता है एसीटोन। सो एसीटोन और फिनॉल दीज बोथ आर द प्रोडक्ट्स ऑफ क्यूमीन प्रोसेस। यहाँ पर मैं रिएक्शन पूरा लिखवा देता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा ताकि आपको आसानी हो सके। ये फुल रिएक्शन है। अब क्या करोगे? बेंजीन को प्रोपीन के साथ ट्रीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, इससे बन जाएगा क्यूमीन। फिर क्यूमीन की ऑक्सीडाइजेशन बहुत ज़रूरी है, इससे बन जाएगा क्यूमीन हाइड्रोक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोक्साइड को जब आप H2SO4 के साथ ट्रीट करोगे तो फिनॉल एसीटोन की फॉर्मेशन हो जाएंगी। सो स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का आज का एक्सपीरियंस। ये इसका पार्ट नंबर 1 था।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पार्ट नंबर 2 को डिटेल के साथ देखेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।